सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 भारतीय संविधान। प्रिय भैया बहनों, गत कालांश में हमने संविधान की परिभाषा के बारे में चर्चा की थी। आज हम शासन व्यवस्था के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः विश्व के अधिकतर देशों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। इस शासन व्यवस्था में उस देश की शासन व्यवस्था एक राजा के हाथ में होती थी। उसे राजतंत्र कहा जाता था, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति राजा के पास होती। वह चाहे जैसे अपने देश में कानून लागू कर सकता है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है उसको राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। विश्व के अधिकतर देशों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें एक राजा होता और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र ही उस राजगद्दी का अधिकारी होता, वही राजा बनता। अधिकतर ऐसी शासन व्यवस्था निरंकुश होती थी। जनता का उस पर कोई अंकुश नहीं होता था। राजा जैसा चाहता वैसा जनता को मानना पड़ता, यानी आदेशों की पालना उसको करनी होती। हमारे उत्तर में पड़ोसी राज्य देश नेपाल, वहाँ पर भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वहाँ की जनता ने विद्रोह किया, फलस्वरूप वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार की शासन व्यवस्था जिसमें राजा का शासन होता है वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। दूसरी शासन व्यवस्था जिसमें शासन व्यवस्था जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, उस व्यवस्था को जनतंत्र अथवा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है और चुनी हुई सरकार जनता की भलाई के लिए कानून बनाती है और उन्हें लागू कर जनता के हित के लिए कार्य करती है और वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। लोकतंत्र की परिभाषा अपन कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्रात्मक शासन कहलाता है। जैसे हमारे भारत में वर्तमान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है, जिसमें हम हमारे प्रतिनिधि चुनकर राज्य की विधानसभा में और केंद्र की लोकसभा में भेजते हैं और वही सदस्य जिसमें बहुमत होता है वो अपनी सरकार बनाते हैं और संविधान के द्वारा प्रदत्त कानूनों के अनुसार वो जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। हमारे देश में भी स्वतंत्रता से पूर्व 563 देशी रियासतें थी, जिसमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यानी हमारे देश में 563 राजाओं का शासन था 1947 से पूर्व में। अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा थे और वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पे भी उन्होंने शासन किया। लेकिन हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें अपन लौह पुरुष भी कहते हैं, उनकी सूझबूझ से सभी देशी रियासतों का एक एकीकरण हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रत्येक रियासत के राजा के पास जाकर उन्हें बताया, समझाया कि आप अकेले शासन व्यवस्था नहीं चला सकते हैं,
भारत के अंदर अलग अलग रियासतें होगी तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। भारतीय संघ होना चाहिए। इसी की फलस्वरूप अधिकतर रियासतों ने सहमति प्रदान की और भारतीय संघ में शामिल होना उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्हीं के अथक प्रयासों से इस संगठित भारत का स्वरूप बना, निर्माण हुआ। इस विशाल देश की शासन व्यवस्था के लिए एक संविधान की भी आवश्यकता हुई। यानी देश आज़ाद होने से पूर्व ही, जैसे अपन ने पिछले कालांश में पढ़ा था कि भारतीय संविधान की आवश्यकता के लिए उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1939 में ही 46 से तक कानून संविधान बनाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया था और उस कमेटी ने कार्य भी शुरू कर दिया। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद इसकी आवश्यकता हुई और इसके निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया और संविधान कैसा हो उसके लिए एक प्रारूप समिति का भी गठन किया गया था, जो उस समय के कानूनवेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में गठित की गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान देश की बुनियादी संरचना का संरक्षण भी करता है, नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और उनके स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। लोकतंत्र में निरंकुशता का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय का अल्पसंख्यक समुदाय पे दबदबा या वर्चस्व न हो, इसके लिए भी संविधान सबको अधिकार प्रदान करता है। दलितों के साथ अत्याचार ना हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए भी संविधान समानता का भाव प्रदान करता है। हमारे देश में भी लोकतंत्र की स्थापना के बाद संविधान को हम देश की आत्मा के रूप में मानते हैं। यानी लोकतंत्र में संविधान ही देश की आत्मा होता है। वह प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी करता है और उसको संरक्षण भी प्रदान करता है। आज जो अपन ने चैप्टर लिया है उसमें 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर लिखना है आपको। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक वंशानुगत होता है अथवा राजा का बेटा ही राजा होता है, राजा ही उस देश में अपना शासन चलाता है, जनता उसके आदेशों का पालन करती है, ऐसी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। धन्यवाद।